ईयर फिजिक्स का यूनिट 8 का चैप्टर वेव्स वाला चैप्टर हमारा जो कंटिन्यू है, जिसमें हम लास्ट टाइम बात हुई इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इज अ रिजल्ट ऑफ शाबाश सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। Superposition of waves resulting in interference of waves. Interference of waves जब हमने डिफाइन किया था तो सिंपली ये है कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। जब दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, उनका सुपरपोजिशन क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है इन वन सेंटेंस डिफिनीशन। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इज नोन एज इंटरफेरेंस। अगर ये दो वेव्स यूं इंटरफेयर करें कि इनका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी नो फेज डिफरेंस। दोनों वेव्स को इन फेज होना चाहिए, पाथ डिफरेंस एम लैम्डा हो, तो यही इंटरफेरेंस क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर इनका सुपरपोजिशन कुछ इस तरह हो कि इनका ये आउट ऑफ फेज हो दोनों वेव्स, और पाथ डिफरेंस आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, तो फिर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। डिटेल से इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है, बट कहने का मतलब ये था कि इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कौन सा रिजल्ट है? कि व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये रिजल्ट देता है हमें इंटरफेरेंस का। दूसरा जो रिजल्ट था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, कि टू वेव्स क्या था? जो सेकंड रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के कितनी वेव्स? एटलीस्ट टू वेव्स, हाँ, टू आर मोर देन टू, बट एटलीस्ट टू वेव्स। टू वेव्स विथ slightly different frequency traveling in same direction, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। जब इन दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होता है जी? प्रोड्यूसेस बीट्स। और हमारा आज का टॉपिक जो बन रहा है वो क्या है? बीट्स, बीट फिनोमेना, दैट इज। ठीक है, यहां पर आप ऐसे कह सकते हो कि सुपरपोजिशन of two waves, superposition of two waves with slightly different frequency traveling in same direction produces beats। तो हमारी जो हेडिंग बनेगी वो क्या है? बीट्स। बस ऊपर एक तरह डिफाइन भी हो चुका है, लेकिन इसको हम बीट की अपनी प्रॉपर डिफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, the superposition of two waves of slightly different
frequency slightly different, frequency traveling in same direction, traveling in same direction produce a periodic variation in the loudness of sound. This is known as beats. यहां पर ये तो समझ आ गया हमें कि अगर दो वेव्स का सुपरपोजिशन विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग सेम डायरेक्शन हो, इंटरफेरेंस होता है, वही दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं लेकिन थोड़ा सा उनकी फ्रीक्वेंसी में क्या आता है, डिफरेंस आता है, तो बीट फिनोमेना प्रोड्यूस होता है। अब बीट फिनोमेना यहाँ पर हमने ऊपर वाला सेंटेंस रिपीट किया कि ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस अ पीरियोडिक वेरिएशन इन लाउडनेस ऑफ साउंड। असल में जो पीरियोडिक वेरिएशन इन लाउडनेस ऑफ साउंड है, इसे क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। पीरियोडिक रेगुलरली, पहले अगर आपको लाउड साउंड सुनाई देता है, उस लाउड के बाद फेंट साउंड सुनाई देगा, फेंट के बाद फिर लाउड साउंड सुनाई देगा, फिर फेंट और फिर लाउड। ये जो एक के बाद दीगरे जो आपको हो रहा है, पीरियोडिकली हो रहा है, साउंड के अंदर चेंज आ रहा है, लाउड फेंट, इसे क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। अब हम यहां पर इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एक बात तो क्लियर हो जाए आपको कि जो नंबर ऑफ बीट्स होती हैं, N stands for number of beats equal to difference in frequencies, equal to difference in frequencies। के मिसाल के तौर पे आपके पास बीट्स की तादाद 5 है, बीट्स की तादाद 5 से मुराद क्या होगा, यानी 5 बार आपने लाउड साउंड को सुना है या 5 बार आपने फेंट साउंड को सुना है। वो क्या हो, ऐसा ना हो कि 5 फेंट 5 लाउड को ऐड कर लो, नहीं, मैंने कहा 5 टाइम्स आपने लाउड साउंड को सुना है या 5 बार फेंट साउंड को सुना है, ये हो जाता है नंबर ऑफ बीट्स, जिसको हमने कैपिटल N लिखा। तो ये दो साउंडिंग सोर्स के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी का फर्क है वो भी कितना होगा, 5 का होगा। अभी बस जितना मैंने लिखा, लेकिन अभी समझ हमें सही नहीं आ रही, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको जो चीज दरकार है वो ट्यूनिंग फॉर्क्स चाहिए आपको, टू ट्यूनिंग फॉर्क्स चाहिए। एक की फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं, 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स विद फ्रीक्वेंसीज F1 की फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 256 हर्ट्ज और F2 फ्रीक्वेंसी यानी दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ले लेते हैं 254 हर्ट्ज। ये ट्यूनिंग फॉर्क्स क्या हैं, साउंडिंग सोर्सेज हैं,
ट्यूनिंग फॉक्स साउंडिंग सोर्स है। अब एक्चुअली हुआ यह है कि जो दो ट्यूनिंग फॉक्स आपने लिए हैं, दो ट्यूनिंग फॉक्स, एक ट्यूनिंग फॉर्क आ गया ए और दूसरा आ गया बी, दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं, दोनों की असल में जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 हर्ट्ज है। जरा बात अंडरस्टैंड करना आपने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई G/L। इससे एक रिजल्ट निकलता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। सही हो गया। अब ट्यूनिंग फॉर्क का जो पिक्चर होता है वो इस तरह होता है, ये हैंडल आ जाता है और इन्हें हम प्रॉन्ग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉन्ग्स बोलते हैं। इसको यूं रबर पेड़ के अगेंस्ट स्ट्रक करते हैं तो वन ऑफ द प्रॉन्ग जिसको हिट करोगे वही वाइब्रेट करेगा। सही में समझ आई बात ना? इसकी जो लेंथ है ना ये काउंट होती है, ठीक है। अब ये तो पेंडुलम के केस में बात आ जाती है, लेकिन यहाँ पर इसको हम रिलेट करेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ। किसके साथ लेके जाएंगे? मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ। तो वो हो जाएगा K/M हो जाएगा। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है कितनी? 256 हर्ट्ज। समझ आइए, फ्रीक्वेंसी और मास इनवर्सली रिलेटेड है। इस केस प्रांग के साथ थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, वैक्स वगैरह लगा देते हैं, तो प्रांग का मास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वैक्स ऐड करने से पहले ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क ए था, उसको हमने ए का नाम दिया। आफ्टर एडिंग वैक्स इट इज कॉल्ड बी। और जो बी की फ्रीक्वेंसी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी 254 हर्ट्ज। हमने इतना ऐड किया कि उसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 यूनिट पीछे हो जाए, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हाँ, टू वेव्स विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है ना, एक सवाल ये भी आता है ये कितना होना चाहिए? ये जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके पास डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, ठीक है, 10 हर्ट्ज से ज्यादा ना, ठीक है। यहां पर क्या लिखना चाहिए? 10 हर्ट्ज से ज्यादा ना हो। तो ये क्या बनेगा हमारा? डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी लेस देन 10 हर्ट्ज। यानी दो सोर्सेस के दरमियान अभी कितना आ रहा है डिफरेंस? एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, दूसरी की फ्रीक्वेंसी है 254 हर्ट्ज, तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज 2 हर्ट्ज आ रहा है। तो ये जो है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, हाँ, 10, 11, 12। लेकिन जो 10 से ऊपर डिफरेंस बढ़ता है तो फेंट और लाउड साउंड के दरमियान जो पीरियाडिक वेरिएशन है उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। सही डिस्टिंग्विश करने के लिए ये जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज है उसका डिफरेंस 10 हर्ट्ज। पॉइंट समझ आया? तो हम इसी बात को फिर से देखेंगे डेफिनेशन को, बट हमने 2 साउंडिंग सोर्स लिए, एक साउंडिंग सोर्स ए है, दूसरा साउंडिंग सोर्स बी है। साउंडिंग सोर्स ए की फ्रीक्वेंसी F1, साउंडिंग सोर्स बी की फ्रीक्वेंसी F2 254 हर्ट्ज। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 2। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 हर्ट्ज का डिफरेंस आ रहा है। अब अगला पॉइंट, दैट इज द पॉइंट नंबर 1। अगला पॉइंट हमारा आता है कि ये दोनों सोर्सेस को आपने क्या करना है कि जो डिटेक्टर है उसके बराबर फासलों पर रखना है। हाँ, बोथ क्या? ए एंड बी। ए एंड बी समझ आ गया ना क्या है? बोथ प्लेस्ड एट
equal distance, at equal distance from ईयर ले लें, जो साउंड को डिटेक्ट करेगा या रिसीव करेगा। और फिर दोनों को क्या करना है, भैया वक्त आपने प्ले करना है। अगले पॉइंट में क्या करेंगे आप, अगले पॉइंट में आप बात करते हैं कि बोथ क्या किए जाएंगे, प्लेड एट अ टाइम, दोनों एक वक्त में प्ले किए जाएंगे। बस अगला जो प्रोसेस है वो कुछ यहां डिस्कस करते हैं, बाय डायग्राम होगा। मान लेते हैं कि दैट इज व्हाट, ईयर। हाँ, ई स्टैंड्स फॉर, बस पूरा ईयर लिख देते हैं। और यहां पर आप क्या करते हो, साउंडिंग सोर्स लेते हो, ट्यूनिंग फॉर्क ए और ट्यूनिंग फॉर्क बी, दोनों का जो फासला है, देखो यहां से यूं जाएगा और यहां से यूं जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टार्ट करने का क्या होगा, टाइम होगा। दोनों को एक वक्त में हम क्या करेंगे, प्ले करेंगे। तो ये भी मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा, ये भी मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा, कंप्रेशन सेंड होगा। क्या सेंड होगा, कंप्रेशंस। यानी कान पर दोनों वाले क्या सेंड आउट करेंगे, कंप्रेशन सेंड करेंगे, ये भी कंप्रेशन सेंड करेगा और ये भी क्या करेगा, कंप्रेशन सेंड करेगा। तो जब कंप्रेशन से कंबाइन होगा, हाँ, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। समझ आइए ना, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। और यहां पर आपको कैसा आवाज सुनाई देगा जी, लाउड साउंड यू विल हेयर एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप हम जब लेते हैं, ये सेकंड स्टेप, ट्यूनिंग फॉर्क ए, ट्यूनिंग फॉर्क बी, दैट इज ईयर। अब टाइम जो पास हो चुका है, टाइम एट टाइम टी इज इक्वल टू 1/4। जब टाइम t इज इक्वल टू 1/4 होगा तो हम ये चेक करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फिर फैसला करेंगे कौन सा क्या सेंड करेगा। तो देखें एफ ए जो है 1/4 मल्टीप्लाई 256, अच्छी बात है ना, 256। तो एफ ए जो है 4 6 हाँ 24, दैट इज 62 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 1/4 64 हर्ट्ज।
तो ये एक कंप्लीट नंबर है। 64 है, हाँ 4 4 16 आएगा। 64 कंप्लीट नंबर है। तो जिसका कंप्लीट नंबर आएगा तो ये वाला जो है ना सेंड करेगा, कंप्रेशन सेंड करेगा, ये कंप्रेशन सेंड करेगा जी, इसने कंप्रेशन सेंड करना है। जबकि ये एफ ए आ गया और दूसरा एफ बी इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई टू 54 कम्स आउट कितना आता है 63.5। 63.5 मतलब ये हुआ, जरा बात समझिएगा, इसका परांग जो है इधर आके फिर इधर एक, फिर इधर आके फिर इधर, स्टार्ट जरा देखिएगा, इधर आके मतलब यहां से क्या हुआ, यहां पर है ना, ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है मार्कर की, सही हुआ। इधर आया फिर यहां पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 कंप्लीट नंबर। फिर जब 4 के बाद दरमियान में जाके रुकेगा ना, उधर जाते हुए रुकेगा, जब उधर जाते हुए रुकता है तो इधर जो सेंड होता है वो रेयर फ्रैक्शन होता है। हाँ, इसकी ये फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये जो है ना ये सेंड करेगा, क्या सेंड करता है ये रिफ्लेक्शन सेंड करता है, ये रेयर फ्रैक्शन सेंड करता है। जब ये रेयर फ्रैक्शन सेंड करेगा, सॉरी यहां पर आ रहा है तो ये आउट ऑफ फेज हो जाती है। हाँ, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब इंटेंसिटी कम हो जाती है तो आपको लाउड साउंड नहीं सुनाई देता, बल्कि क्या होता है, फेंट साउंड सुनाई देगा। यू विल हेयर फेंट साउंड। ओके, दैट इज 1 2। तीसरा पॉइंट डालते हैं, 8t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3/4 8 3/4 ऑफ t। t/2 हो जाएगा यार, हाफ हो जाएगा। हाँ, t इज इक्वल टू t/2। तो एफ ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसका हाफ हो जाएगी ना, ये हो जाएगा 1 to 8 हर्ट्ज। ये भी कंप्लीट नंबर है। फिर ये क्या करेगा, ये कंप्रेशन सेंड करता है जी, फिर से कंप्रेशन सेंड करता है। तो फिर एफ बी का क्या होगा, 1 to 7.5 नहीं, 1 to 7 पूरा पूरा आएगा हर्ट्ज, ये पूरा पूरा आता है। ये क्या भेजता है, ये भी कंप्रेशन सेंड करेगा, पूरा पूरा नंबर है, हाफ वाली बात नहीं है, पॉइंट नहीं आ रहा। तो फिर क्या होगा, फिर से लाउड साउंड हमें सुनाई देगा ईयर पर। ये सोर्स, बस अब सोर्स लिख रहा हूं ना मैं, SASB, ये भी कंप्रेशन भेज रहा है और ये भी कंप्रेशन भेज रहा है। तो फिर से क्या होगा, लाउड साउंड सुनाई देता है। हाँ, 1 सेकंड पूरा करना है हमने,
1 सेकंड पूरा करना है। 8 t इज इक्वल टू 3t बाय 4, तो 1/4 पे आया था 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। एफ ए का जो फ्रीक्वेंसी बन रही है 192 हर्ट्ज, ये क्या सेंड करेगा जी? कंप्लीट नंबर है फिर से ही, हाँ ये कंप्रेशन सेंड करना है इसने। तो एफ बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाँ वो आया था 63, हाँ 63.5 मल्टीप्लाई 3, 190.5 हर्ट्ज। तो ये क्या है? 190 पूरा हो गया और अगला नंबर आधा है। जब आधा होता है तो हमेशा रेयरफेक्शन सेंड होता है, क्योंकि ये कंप्रेशन सेंड करता है और ये वापस जा रहा होता है, वो आगे आ रहा होता है और ये वापस जा रहा होता है। जो वापस जाने वाला होता है वो क्या पेश करता है? कंप्रेशन सेंड करता है, सॉरी रेयरफेक्शन सेंड करेगा। क्या भेजेगा? रेयरफेक्शन भेजेगा। तो कान पे ना कैसी आवाज पहुंचेगी? ईयर पे सोर्स ए से और सोर्स बी से। ये इसने भेजा कंप्रेशन और इसने भेजा रेयरफेक्शन। यू विल हेयर फेंट साउंड सुनाई देगा हमें, फेंट साउंड सुनाई देगा। दैट इज नंबर 4 एंड नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नंबर 5 पे 8t इज इक्वल टू 4/4 हो जाएगा। 4/4, 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है 1t हो जाएगा। तो 256 को 1 से डिवाइड करें 256 को भी, तो फिर क्या होगा? एफ ए कितनी फ्रीक्वेंसी रखेगा? 256 हर्ट्ज और एफ बी 254 हर्ट्ज, ठीक है। इसका भी कंप्लीट नंबर है, इसका भी कंप्लीट नंबर है, दोनों क्या सेंड करेंगे आपके पास? कंप्रेशन सेंड करेंगे। ईयर पर जो है सोर्स ए से भी और सोर्स बी से भी क्या सेंड होगा? कंप्रेशन सेंड होगा और हमें क्या मिलेगा? लाउड साउंड। लाउड साउंड। अब कितने लाउड है, कितने फेंट है? अब जो पहले वाला है ना वो काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ टाइम t इक्वल टू 0 वाला ना आप काउंट नहीं करेंगे। देखो फेंट 1 और फेंट 2, 1f हो गया और ये 2f, यानी 2 फेंट साउंड्स और 2 लाउड साउंड्स। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 2 हर्ट्ज। अब आप देख सकते हो कि यहां पर नंबर ऑफ बीट्स कितनी प्रोड्यूस हुई, या ऐसे मैं कहता हूं, हाँ एफ ए इज इक्वल एफ ए माइनस एफ बी 256 माइनस 254, तो एफ ए कितना हुआ? एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 सोर्सेज इज 2 हर्ट्ज। तो लाउड साउंड कितनी सुनाई दे रही है? 2। फेंट साउंड कितनी सुनाई दे रही है? 2। 2 लाउड या 2 फेंट, ये क्या है? बीट्स की तादाद है। तो नंबर ऑफ बीट्स कितना हुआ? हाँ एन कितना हुआ? 2। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट बोलो ना। n इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी। नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। आई समझ की नहीं आई बात? तो
दैट इज कॉल्ड बीट्स। बीट्स के प्रोडक्शन के लिए ना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस का होना जरूरी है। अगेन लुक एट द डेफिनेशन, क्या लिखा हमने, और भाई यहां पर देखो वेव, साउंड वेव्स इस पॉइंट पे आगे क्या हो रही है, सुपरपोजिशन हो रहा है इनका, ठीक है, यहां भी सुपरपोजिशन हो रहा है, सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, बट कैसी है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन में हो रहा है, प्रोड्यूस अ पीरियोडिक वेरिएशन, पीरियोडिक, समझ आइए, इन द लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउड फेंट, लाउड फेंट, फेंट लाउड, ये क्या है, पीरियोडिक वेरिएशन है, और इसी को क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना, ग्राफिकल एनालिसिस। बट बी केयरफुल ग्राफ ड्रा करने में। ये हम ऐसे ले लेते हैं, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव। यहाँ थोड़ा सा वो कम हो गया, बट करना नहीं चाहिए था, सही है। फिर एक बच्चा फौरन सवाल उठा लेता है, आप तो ट्रांसवर्स वेव बना रहे हो, यहाँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड वेव्स, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैंने बात की है कि वी आर गोइंग टू ड्रा ग्राफ, इट इज अ ग्राफ, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। उसका अगर हम वेव इक्वेशन देखें, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की बात कर ले, अगर तो दूसरी लेते हैं, इस तरह लेंगे शुरू में कि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्टली क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, और ये जो है शुरू में थोड़ा सा पीछे रह जाए। अब थोड़ा सा आपने अंदाजा लगाना है एक और बात का, इसका क्रस्ट है, हाँ, इसको जरा देखो,
और इसका क्या है, ट्रफ है। अगर हम क्रस्ट ट्रफ वैसे, बट देयर इज नो क्रस्ट ट्रफ, सिर्फ समझने के लिए बात करते हैं। ये ट्रफ है और ये आउट ऑफ फेज होते हैं, समझ रहे, ये आउट ऑफ फेज होते हैं। यहां पर इन दोनों के मिलने से ना जो पार्टिकल का रिजल्टेंट टेम्परेचर होगा वो जीरो हो जाता है, क्योंकि एक नीचे खींच रहा है दूसरा ऊपर खींच रहा है। तो इनकी यहां पर जो रिजल्टेंट बनता है ना हमारे पास, इस जगह पर रिजल्टेंट पार्टिकल वो यहां पर रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलें तो हमें नजर आ रहा है कि इसका क्रस्ट है तो इसका भी क्रस्ट मैच कर रहा है, सही हो गया। फिर आगे देखिए, इसका क्रस्ट अगर मिल रहा है तो इसका ट्रफ मिल रहा है, फिर आउट ऑफ फेज हो गए। हाँ, बड़ी थोड़ी सी काफी सोच समझ से, लेकिन थोड़ा सा स्पीडली हमने कर लिया। इसकी नंबर ऑफ वेव्स कम होनी चाहिए और इसकी वेव्स ज्यादा होनी चाहिए। इसकी वेव्स कितनी होनी चाहिए, अगर उस तरह हम बात करें तो इसकी वेव्स होनी चाहिए 256 हर्ट्ज और इसकी वेव्स पहले वाले की 256 हर्ट्ज और इसकी 254, समझ आइए। तो कहीं पे मिलेंगी और कहीं पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं, 256 नहीं ड्रा कर सकते, हम ऐसा कर लेते हैं, इधर 7 कर लेते हैं, इधर 9 कर लेते हैं। बात समझ आइए, 7 और 9 का फर्क कितना है, 2, बस इतना करना है। 3 5 ले लो, बस फर्क ये करना है। तो देखो, एक मैंने वो पॉइंट ढूंढा जहां पर पार्टिकल का रिजल्टेंट टेम्परेचर 0 है, दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर ढूंढ लिया। हाँ, वो नहीं समझ आई, ये वाली जो है इस पार्टिकल को ऊपर खींच रहा है और ये वाला जो है पार्टिकल को नीचे खींच रहा है, इसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। तो यहां पर देखो ना, ये इस वाले पार्टिकल के साथ क्या होगा, ये मैक्सिमम ऑसिलेट करेगा, ये मैक्सिमम ऑसिलेशन इसकी होगी, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। मतलब ये हुआ कि यहां पर ये बन जाता है, सही हो गया। अब आगे जाके ना फिर से ये आउट ऑफ फेज होके फिर मिलना शुरू हो जाते हैं, क्रस्ट से मिलना लगता है, ये देखिए क्रस्ट से, और फिर कुछ टाइम बाद जो है इसका ट्रफ है तो इसका क्या आ जाता है, क्रस्ट हो जाता है। इस पॉइंट पे क्रस्ट और इस पे ट्रफ आ रहा है, यहां पर क्रस्ट से आ रहा है, क्रस्ट से आ रहा है। मतलब ये हुआ, यहां पर जो पॉइंट है ना उसके ऑसिलेशन 0 हो जाती है और ये यूं बन जाएगा, ठीक है। ये चेंज आ रहा है, बट ये चेंज रैपिड चेंज, ऐसा चेंज नहीं है, जरा के देखिएगा, मैं ऐसे लेता हूं, फौरन बढ़ गया, फौरन कम हो गया, कुछ इस तरह का चेंज नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। हाँ, इसके अंदर जो ऑसिलेशंस आ रही हैं, ठीक है, वो यूं आ रही है, ठीक है। हाँ जी, और हमें जो ऑब्टेंड हुआ इस पॉइंट पर हमें फेंट साउंड मिला और इस पॉइंट पर भी हमें क्या मिला, फेंट साउंड मिला, ठीक है। और यहां पर हमें क्या मिल रहा है, लाउड साउंड, और यहां पर मिल रहा है लाउड साउंड,
क्या हुआ, दो लाउड या दो साउंड, ये क्या है, बीट फिनोमेना। अब शुरू में पार्टिकल की एक्सीलरेशन 0 है, फिर यहाँ थोड़ा डायरेक्ट क्रश क्रश से नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा मेज हो रहा है, ठीक है। एक का ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे का कम है, डिफरेंस मिला के बट कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है। फिर थोड़ा और आगे जाए, एम्पलीट्यूड और बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड और बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक वेरिएशन। और यहां से यहां तक टाइम का डिफरेंस कितना आया, अगर हम इसको फेड कहते हैं और इसको फेड से फेड तक टाइम डिफरेंस कितना आया, t/2 का आया। तो फिर यहां से यहां तक कितना आया, t/2 का आया। फिर कितना आएगा, t/2 का आएगा। या फिर आप लाउडेस्ट की बात कर लेते हैं, दो लाउडेस्ट, फिर भी t/2 का ही है। फिर आप दो के दरमियान t/2 ही रहेगा, और थ्रू आउट t/2 ही रहेगा। तो फिर यही तो क्या है, पीरियोडिक वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड बीट्स। समझ आ गई बात। अब ये हम दो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं एट अ टाइम। बोलो जरा शाबाश। हम इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं और बीट्स भी कर रहे हैं ना। वेव्स का इंटरफेरेंस भी हो रहा है, साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन ये कहीं पर आपके पास आप देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है और कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, ठीक है। और बीट्स भी, साउंड वेव्स का केस आ जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट कमिंग जो होगा, थर्ड केस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स। जब हमें स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स की अच्छी समझ आएगी, वी विल बी एबल टू डिस्कस द ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन एयर कॉलम की ऑसिलेशन भी देख सकते हैं। एयर कॉलम होता है, फिर रेजोनेंस apparatus एक होता है यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन योर लैब में मौजूद है, आप कर सकते हैं, ठीक है।